साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइनिंग धान में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एक ऐसे फैटल एक्सीडेंट के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं जो एक वास्तविक दुर्घटना पे आधारित है और इसका उद्देश्य किसी के ऊपर दोषारोपण करना नहीं है, बल्कि सुरक्षा से संबंधित शिक्षा को देना है। साथियों, ये दुर्घटना नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के निगाही ओपन कास्ट माइन में हुई दिनांक 19 जनवरी 2026 को। जनरल शिफ्ट का समय था, लगभग 11:30 बज रहे थे और निगाही माइन में जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ उस जगह का नाम था ईस्ट पुरेवा बॉटम सेक्शन। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और वो उस माइन में इलेक्ट्रिकल फोरमैन के पद पर काम करते थे और उनका नाम स्वर्गीय श्री रमेश जी है। सॉरी था, अब वो हमारे बीच नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनकी आयु 55 वर्ष थी। दुर्घटना कैसे हुई इसके बारे में अगर बात करें तो वहाँ पे जिस जगह वो उपस्थित है और एक रोप शॉवेल मशीन भी वहाँ पे थी जिसकी मरम्मत का काम चल रहा था। लगभग 20 क्यूबिक मीटर की बकेट कैपेसिटी वाली रोप शॉवेल वहाँ पे मौजूद थी और उससे लगभग 15 से 20 मीटर दूर फोरमैन साहब खड़े हुए थे, काम का निरीक्षण और सुपरविज़न कर रहे थे। तो होता ऐसा है कि ट्रैक चेन खराब थी जिसकी मरम्मत वहाँ पे चल रही थी। मरम्मत होने के बाद वहाँ के 6-7 लोग और उपस्थित हैं, उन्होंने प्रोपेलिंग टेस्ट के लिए मशीन को चालू किया और जैसे ही चालू किया तो ट्रैक चेन की लेफ्ट साइड से एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा, जी हाँ, एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा ट्रैक साइड से आया और सीधे फोरमैन साहब के पेट की दाहिने ओर लग गया। अब बाहर से देखने में तो चोट जो थी सामान्य लग रही थी, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई ऐसी समझ नहीं थी वहाँ पे उपस्थित लोगों को कि बहुत ज़्यादा गंभीर चोट लगी है, लेकिन इंटरनल इंजरी बहुत ज़्यादा गंभीर थी जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई। अब बात करते हैं जो उपचार उनका हुआ, तो उसका एक घटनाक्रम इस प्रकार से है। 19 जनवरी को यह दुर्घटना घटती है। 19 जनवरी को दोपहर तक उनको एनएससी जयंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, वहाँ पे उनका एक्सरे किया जाता है और 19 जनवरी की शाम को ही लगभग स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर थी, इसलिए हेरिटेज हॉस्पिटल में उनको रेफर करके भेजा जाता है। अब आती है 20 जनवरी, जब उनकी सर्जरी होती है, आंतरिक चोट का उपचार किया जाता है। 20 जनवरी के 2 दिन बाद यानी 22 जनवरी को उनकी मृत्यु 1:17 में हो जाती है। अब इसमें 3 चीज़ें दोस्तों, सबसे पहली एक बाहरी चोट थी और एक आंतरिक चोट। बाहरी चोट जो थी वो देखने में एकदम साधारण सी लग रही थी, जो कि एक भ्रामक स्थिति जिसने पैदा किया। और आंतरिक चोट इस प्रकार से थी, शायद उनका कोई ऑर्गन डैमेज हुआ हो या कोई इंटरनल वेसल फटी हो, डैमेज हुई हो, इस तरह की कोई समस्या हो सकती है जो इतनी भयानक और जानलेवा साबित हुई। तो इससे सीख ये है कि छोटी चोट भी जानलेवा साबित हो सकती है। बिल्कुल इस तरह की किसी घटना को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ और है कि श्री रमेश जी एक बहुत अनुभवी फोरमैन थे और इस रिपोर्ट में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये इंसिडेंट, ये दुर्घटना और उनकी मृत्यु उनके व्यक्तिगत कारण से नहीं हुई है। इस घटना में उनका कोई व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई ह्यूमन एरर नहीं था। अब बात करते हैं इसके तकनीकी विश्लेषण की। जो मुख्य कारण थे इस घटना के, जो 3 मेन फैक्टर्स थे, वो था सबसे पहला फ्लाइंग मेटल चिप, जो कि कह सकते हैं उड़ता हुआ धातु का कण जो उनको लगा और इस तरह से लगा कि उसने उनके पेट में पेनिट्रेट करते हुए अटैक किया। दूसरा था स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी और तीसरा था हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट। अब इन तीनों को हम लोग थोड़ा डिटेल में वीडियो के अंत में बात करेंगे इस पर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है, रूट कॉज एनालिसिस, 5 वाई विश्लेषण टेक्निक। हमने यहाँ पे इस दुर्घटना के मेन कारण क्या क्या थे
और ये दुर्घटना मुख्यतः हुई क्यों, उस पर जोर देते हुए एक 5 क्यों वाई विश्लेषण टेक्निक बनाई है, जिसमें सबसे पहला है कि ये घटना हुई क्यों? वाई 5। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आप देख रहे हैं जैसे रिस्क असेसमेंट सही तरीके से नहीं की गई। इससे ये सबसे पहली चीज़ इससे साबित होती है। जिसमें जिसके अंतर्गत हो सकता है कि हज़ार्ड कंट्रोल विफल रहा, फेलियर था। अब बात करते हैं हज़ार्ड कंट्रोल विफल क्यों रहा? क्योंकि डेंजर ज़ोन में कोई सुरक्षा व्यवस्था तो थी नहीं। अब डेंजर ज़ोन में सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? क्योंकि फ्लाइंग हज़ार्ड को कंट्रोल नहीं किया गया था। अब फ्लाइंग हज़ार्ड को कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि मेटल चिप तेज़ी से उड़ के अटैक कर पाया और मेटल चिप से गंभीर चोट आई और अंततः मृत्यु हुई। तो इसके मूल कारण है रिस्क असेसमेंट में कमी थी और हज़ार्ड कंट्रोल की व्यवस्था विफल थी। यह एक सिस्टम फेल्योर था, एक किसी व्यक्ति की गलती नहीं थी। अब बात करते हैं असुरक्षित कार और असुरक्षित स्थिति यानी अनसेफ कंडीशंस और अनसेफ एक्ट। तो अनसेफ कंडीशन में सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा है फ्लाइंग हैज़ार्ड, जो कि उड़ने वाले धातु कणों का जो खतरा वहाँ पे उपस्थित था वो पहचाना नहीं गया। दूसरी चीज़ थी रिपेयर वर्क जो था बहुत हैवी इक्विपमेंट्स के शॉवेल रोप शॉवेल जैसे भारी मशीन्स की जो मरम्मत होती है वहाँ पे बहुत हाई रिस्क रहता है, तो उस हिसाब से वहाँ पे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, जो कि इस स्थिति में, इस दुर्घटना में, इस रिपोर्ट में नहीं लिए गए। तीसरी थी स्टोर्ड एनर्जी। मशीन में क्या होती है संचित मतलब उसके अंदर खुद एक स्टोर्ड एनर्जी रहती है जो रिलीज होना चाहिए या उसको वहां से हटा देना चाहिए, जो कि कई बार नहीं होता और इस रिपोर्ट में भी, इस दुर्घटना में भी नहीं हुआ। और मशीन में मतलब हिंदी में जैसे डेफिनेशन की बात करें तो मशीन में संचित यांत्रिक ऊर्जा जिसको कि लॉकआउट या टैग आउट नहीं किया गया, मुख्यतः वही बात है कि जो स्टोर्ड एनर्जी थी उसको रिलीज नहीं किया गया, वहां से हटाया नहीं गया, इसलिए वो स्टोर्ड एनर्जी जो थी उसने एक मेटल के टुकड़े को बहुत ज़्यादा अटैकिंग एलिमेंट बनाया और ये घटना हुई। और चौथा है नो सेफ एक्सक्लूजन जोन, मतलब वहाँ पे कोई सुरक्षित दूरी या डेंजर जोन जैसा कुछ बनाया नहीं गया था जिस जगह पे ये काम चल रहा था और ये दुर्घटना जहाँ पे हुई। और पांचवा है इनएडिक्वेट हज़ार्ड कंट्रोल, मतलब खतरे को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए नहीं गए थे जिसलिए ये घटना हुई। ये पांचों अनसेफ कंडीशंस थी। अब बात करते हैं अनसेफ एक्ट्स की। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण यहाँ पे मैं बताता हूँ कि देखिए फिर एक चीज़ लिखी हुई है इसमें कि रिपोर्ट में मृतक कर्मचारी श्री रमेश की किसी व्यक्तिगत गलती का उल्लेख नहीं है। ये एक सिस्टम फेल्योर था, व्यक्तिगत गलती नहीं थी। अब सिस्टम फेल्योर पे बात करते हैं, जैसे वहाँ पे जो वर्किंग चल रही थी और उसका जो सिस्टम था उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क असेसमेंट किया नहीं गया, हज़ार्ड कंट्रोल और एक्सक्लूजन जोन की कमी थी, जो कि हम लोग अनसेफ कंडीशंस में भी बता चुके हैं। और दूसरा था व्यक्तिगत दोष तो था नहीं, क्योंकि वो एक अनुभवी फोरमैन थे, दोष प्रणाली में था, व्यक्ति में नहीं। तो ये दृष्टिकोण आधुनिक सुरक्षा विज्ञान के अनुरूप है, क्योंकि दुर्घटनाएं जो हैं प्रायः सिस्टम की विफलता से बहुत कम भी हो सकती हैं और कभी-कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं इसमें एक माइनिंग सरदार या सुपरवाइजर की क्या भूमिका हो सकती थी। यदि माइनिंग सरदार जो सतर्क होके कार्य करता तो इनमें से कुछ चीज़ें गौर करके इस दुर्घटना को रोक सकता था। जैसे जॉब सेफ्टी एनालिसिस एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें काम शुरू करने से पहले सभी संभावित खतरों की पहचान कर सकता था, उसको मूल्यांकन उनका कर सकता था और ये अनिवार्य रूप से करना चाहिए था, तो ये घटना रुक सकती थी। दूसरा बैरिकेडिंग, हाँ, खतरे वाले क्षेत्र को एक बैरिकेड लगाकर या बाड़ लगाकर बंद कर सकते थे। वहाँ पे एक डेंजर ज़ोन का फॉर्मेशन कर सकते थे कि इतने एरिया में आप काम नहीं करेंगे या इससे दूर रहेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डेंजर ज़ोन में हम लोग रहते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हम लोग यहाँ पे हैं, और ये ऐसी दुर्घटना है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि बिना किसी मशीन के चले या बिना किसी मशीन की टक्कर के कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है। यहाँ पे तो सिर्फ मशीन थोड़ी-सी चली और उस चलने के दौरान वो ट्रैक चेन के पास से एक मेटल का कोई टुकड़ा था, पीस था जो आके अचानक से लग गया। बहुत-बहुत रेयर लोग सोचता है कि इस तरीके से दुर्घटना हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ग्राइंडिंग वगैरह वेल्डिंग का काम करते हैं,
तो वो लोग फेस शील्ड पहन के ग्राइंडिंग करते हैं। उसमें थोड़ा-सा लगता है क्योंकि ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उससे चिंगारी भी निकलती है और कुछ मेटल के पीस भी लगते हैं निकल के, उड़ के लगते हैं, थोड़ा समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई सीन तो नहीं लग रहा था, जो भी लोग वहाँ 6-7 लोग और मौजूद थे। तो इन स सातों लोगों में से किसी का भी ध्यान नहीं गया कि इस तरीके से भी ये दुर्घटना हो सकती है। इसलिए इस विषय पर, इस टॉपिक पर, इस एक्सीडेंट पर बहुत ज़ोर देके ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि ये सभी को जानकारी हो कि ऐसी भी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं और हम इससे सबक लेके सतर्क रहें और अच्छे से कार्यस्थल पर व्यवस्थाओं को स्थापित करें। तीसरा चीज़ है कि टूल बॉक्स टॉक। सभी कर्मचारियों को फ्लाइंग हज़ार्ड और सुरक्षित दूरी के बारे में पहले से बताना चाहिए था, जो इसमें नहीं बताया गया और आने वाले समय में हम ये भी कर सकते हैं। चौथा है पीपीई। आप सभी जानते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है बहुत बहुत उपयोगी होते हैं किसी भी कार्य के लिए। ये सबसे पहले हमारी सुरक्षा जो होती है उसका प्रारंभ इन्हीं से होता है। जैसे उचित सुरक्षा उपकरण, जैसे मैंने बताया अभी, फेस शील्ड हो गया, बॉडी आर्मर होता है, वेल्डिंग वाले लोग पहनते हैं। अगर ये सब पहन के वहाँ पे काम किया जाता तो बहुत हद तक ये कह सकते हैं कि दुर्घटना को रोका जा सकता था। बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता, डैमेज को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते थे। और पांचवा था मेडिकल रिस्पॉन्स प्लान। ये थोड़ा नया है क्योंकि एक आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था या सहायता की एक पहले से बनाई हुई योजना वहाँ पे रखी जा सकती थी। जैसे फर्स्ट एड हो गया, हॉस्पिटल कॉन्टैक्ट तैयार रखना था, जो कि नहीं हो पाया वहाँ पे। ये एक डीजीएमएस की रिपोर्ट है, इसमें ये खुलासा है। तो कुल मिला के हज़ार आइडेंटिफिकेशन प्लस सेफ डिस्टेंस, अगर सभी संभावित खतरों की पहचान और वहाँ पे काम करने वाले लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखा जाता, तो ये 2 कदम जो थे वो अकेले इस दुर्घटना को रोक सकते थे। अब बात करते हैं इससे हमें सीखने को क्या मिलता है। इस दुर्घटना से प्राप्त महत्वपूर्ण सीखें हैं, जो कि कुछ 6 हमने इसमें पॉइंट आउट की हैं और इस पे हम लोग बात करेंगे। जैसे सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि छोटी चोट कभी छोटी होती नहीं है। बाहरी चोट छोटी हो सकती है, लेकिन आंतरिक चोट जो होती है, इंटरनल इंजरी, बहुत गंभीर सीरियस होती है और कभी तो जानलेवा भी साबित हो सकती है, जैसे इस बार इस रिपोर्ट में हुआ। और इसके लिए हमको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए, जब तक डॉक्टर ये ना कह दे कि हाँ, ये ठीक है, इससे कोई आगे भविष्य में या नहीं कोई प्रॉब्लम होगी या इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब तक हमें इसको एकदम सीरियस चोट या सीरियस गंभीर स्थिति जैसे ही ट्रीट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बाहर से देख रहे हैं, अरे यार लगा तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल ही होगा, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ है हैवी इक्विपमेंट रिपेयर, हाई रिस्क वर्क होता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। भारी उपकरण की मरम्मत अत्यंत खतरनाक कार्य है। जी, स्टोर्ड एनर्जी को पहले लॉकआउट टैग आउट से नियंत्रित करें। तीसरी चीज़ है फ्लाइंग पार्टिकल भी फैटल हो सकता है, जो कि इस केस में हुआ। एक छोटा धातु का कण एक प्रोजेक्टाइल एलिमेंट की तरह जानलेवा साबित हुआ। फेस शील्ड और बॉडी प्रोटेक्शन अनिवार्य होना चाहिए था और इससे ये अनिवार्य भी होते हैं आने वाले भविष्य में अगर इस तरह का कोई काम होता है तो हम ये सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। चौथा है रिस्क असेसमेंट आवश्यक है। हर काम शुरू करने से पहले जॉब सेफ्टी एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट अनिवार्य रूप से करना चाहिए और आगे करेंगे। पांचवा है डेंजर जोन का पालन करें। हाँ, खतरे वाले क्षेत्र में कभी नहीं जाना चाहिए। अगर कहीं बैरिकेडिंग लगे हुए हैं या फेंसिंग है तो बिल्कुल भी उस एरिया को क्रॉस करके आप ना जाएं, क्योंकि एक्सक्लूजन जोन रहता है, उसको सम्मान करना चाहिए। वो किसी कारण से बैरिकेडिंग किया गया है या फेंसिंग किया हुआ है या डेंजर टेप लगाया हुआ है, उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस रहता है। इन सब चीज़ों को बहुत हल्के में लेना या फिर इस पे अमल ना करना, हाँ, हम तो बहुत सालों से काम कर रहे हैं। कुछ लोगों की मेंटालिटी भी ऐसी होती है कि बहुत सालों से तो काम कर रहे हैं, हम तो जानते हैं, अरे कुछ होता नहीं है, और इसी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएँ भी होती हैं। और छठवा है सिस्टम सेफ्टी महत्वपूर्ण है। मतलब एक ऐसा सेफ्टी सिस्टम वहाँ बनाना चाहिए, जिसमें व्यक्तिगत सतर्कता के साथ-साथ पूरी प्रणाली की सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी साबित हो। अब अंततः निष्कर्ष एवं मेरा सेफ्टी मैसेज जो है, हर दुर्घटना हमें एक सीख देती है। जी, हर दुर्घटना हमें एक सीख देती है। यदि हम उस सीख को अपने कार्यस्थल पर वर्क प्लेस पर लागू करें
तभी किसी कर्मचारी की जान बचाई जा सकती है। कोई भी चोट छोटी नहीं होती जब तक डॉक्टर ये ना कह दे। जी हाँ, पहले भी मैंने बताया था कि जब तक डॉक्टर इंश्योर ना कर दे कि हाँ, ये ठीक है, क्यूरेबल है, इसमें कोई अब आगे कोई भविष्य में दिक्कत नहीं होगी, तब तक उसको एकदम गंभीरता से ही लेना चाहिए। और हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? अपने आप को और अपने साथियों को तो सबसे पहले सुरक्षित रखें। किसी भी असुरक्षित स्थिति की तुरंत रिपोर्ट भी करें। सेफ्टी को हल्के में बिल्कुल ना लें और हर दिन सुरक्षा के साथ काम करें। हर दुर्घटना एक सीख है, हर सीख एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण करती है। यही हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग धाम का उद्देश्य है। तो रिस्क असेसमेंट, हज़ार्ड कंट्रोल, डेंजर ज़ोन और इमीडिएट मेडिकल केयर में हमेशा आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ताकि इस तरह के भविष्य में होने वाले फ़ैटल को बहुत, बहुत, बहुत कम किया जा सके, क्योंकि हम जिस माइनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जिस परिस्थिति में कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, इसमें हमेशा चौबीसों घंटे दुर्घटना का या किसी इंसिडेंट का, एक्सीडेंट होने का बहुत चांसेस बना हुआ रहता है। हम कभी ये एनालिसिस नहीं कर सकते हैं कि कब क्या हो जाए। हाँ, लेकिन हमारे हाथ में ये है कि हम सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करते हुए, जो हमारे बस में है, उनको तो हम कम से कम करें। तो इतना तो कर सकते हैं कि हम उसके एक्सीडेंट के या किसी दुर्घटना के या किसी इंसिडेंट के इम्पैक्ट को बहुत-बहुत कंट्रोल कर सकें। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, आप अगर इसमें अपने कुछ सुझाव भी देना चाहते हो, तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट करें, वीडियो को लाइक भी करें। अपने साथियों के साथ अगर आप साझा करना चाहते हैं तो बहुत सारे शेयर्स करिए और अपने बहुमूल्य सुझाव हमें अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी बहुत सारी वीडियोस और माइनिंग से रिलेटेड टॉपिक्स, चाहे वो सिलेबस में हो, माइनिंग से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, उस सब पर हम लोग एक बहुत बढ़िया सी वीडियो बना कर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना है, सब्सक्राइब करना है और हम सबका हौसला बढ़ाना है, ताकि ऐसे और वीडियोस आती रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको आने वाले भविष्य के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।